अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूके की तरफ से मुख्तलिफ सोर्सेज का ये दावा है कि टर्की ने 48 यूरोफाइटर टाइफून्स के लिए डील साइन की है या इसके लिए कंसेंसस हो चुका है कि टर्की 48 यूरोफाइटर टाइफून्स यूके से लेगा। और ये कितना बड़ा ब्लो हो सकता है यूएस के लिए, क्योंकि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन को भी एक लिहाज से तो ये नुकसान ही होगा, क्योंकि टर्की बहुत बड़ी तादाद में F-16 ब्लॉक 70 लेना चाहता था। और इवन दो अमेरिका ने वो सैंक्शन भी हटा दी थी, उसके बाद स्वीडन और टर्की के दरमियान मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ख़ास तौर पर स्वीडन में जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ काम हुए, कुरान पाक को जलाया गया, उसके अलावा स्वीडन जिस तरह एंटी टर्क तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, उस पर टर्की बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। उस वजह से जो हालात हैं नेटो के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुए हैं। ना सिर्फ नेटो में बल्कि यूएस के साथ भी इस हवाले से हालात ख़राब हुए हैं। अब इवेंचुअली लग रहा है कि टर्की जल्द अज जल्द यूरोफाइटर टाइफून की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून का हम राफेल के साथ किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि टर्की का जो सबसे बड़ा एडवर्सरी है ग्रीस, उसके पास राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सो हम उसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं यूरोफाइटर टाइफून के साथ, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि टर्किश एयरफोर्स और जो ग्रीस की एयरफोर्स है, जिसे हम हेलेनिक एयरफोर्स भी कहते हैं, उनके दरमियान जो एक फ़ज़ा कशीदगी की पैदा हो चुकी है और मुस्तकबिल में किस तरह ये हालात बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रांस ने राफेल एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए थे हेलेनिक एयरफोर्स को, यानी कि यूनान को, और उसके बाद यूनान की ज़ाहिरी बात ताकत में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ अगर टर्की को देखा जाए तो तुर्की के पास F-16 तो मौजूद हैं, लेकिन टर्की के पास ऐसे F-16 मौजूद नहीं है जिनके पास AES रडार हो और लॉन्ग रेंज मिसाइल हो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तुर्की को रिसेंटली अब F-16 ब्लॉक 70 जो ऑफर किए गए हैं, मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि F-16 ब्लॉक 70 उनको मिल जाते हैं, तो राफेल के हवाले से उनके पास एक अच्छा काउंटर आ जाता है। लेकिन जो टर्किश एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने बरतानिया का दौरा किया, यूके का, और वहाँ उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून की इंस्पेक्शन की, और ना सिर्फ इंस्पेक्शन की बल्कि बाकायदा फॉर्मली टर्किश एयरफोर्स को यूरोफाइटर टाइफून पिच किया गया है कि अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको ये देने को तैयार हैं। सबसे पहले अगर आप इंडियन चैनल्स देखें, इंडियन डिफेंस चैनल्स, तो वो आजकल यूनान की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। वो इस तरह हेलेनिक एयरफोर्स को कर रहे हैं कि जैसे टर्किश एयरफोर्स नाकारा हो चुकी है राफेल के आने के बाद, और यूनान की एयरफोर्स के पास चूँकि राफेल आ चुका है और राफेल हर चीज़ को उड़ा देगा। लेकिन कभी भी इंडियन चैनल्स ये नहीं बताएंगे कि टर्की के पास S-400 सिस्टम भी मौजूद है, जो कि राफेल तो क्या किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी सर दर्द देने के काबिल है। लेकिन असल बात यह है कि राफेल ज़ाहिरी बात एक बहुत पावरफुल जहाज़ है। राफेल का ख़ास तौर पर स्पेक्ट्रा सिस्टम बहुत पावरफुल है। रडार की रेंज की मसला नहीं है, क्योंकि जो रडार RB2 रडार आई थिंक राफेल का, उसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब है। उसमें 968 के करीब TR मॉड्यूल्स हैं। हालांकि जो F-16 ब्लॉक 70 का रडार है, APG-83 AES रडार, उसमें भी 1000 के करीब TR मॉड्यूल्स हैं, और जो यूरोफाइटर टाइफून का कैप्टर ई रडार है, उसमें भी 1000 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हैं, और जो J-10C है पाकिस्तान ने रिसेंटली लिया, उसमें 1200 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हैं। तो रेंज इन एयरक्राफ्ट्स की ज़्यादा है राफेल के रडार के मुकाबले में। लेकिन राफेल का जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो उसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर सिस्टम है, और दूसरा उसका मीटियोर मिसाइल है। इनको काउंटर करने के लिए टर्की इस वक्त काफ़ी हाथ पांव मार रहा है। अब हम इस पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं कि क्या होगा अगर यूरोफाइटर टाइफून जैसा एक एयरक्राफ्ट टर्की के पास आ जाता है। तो मैं सेफली ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर यूरोफाइटर टाइफून भी ले लेते हैं तो वो राफेल को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जस्ट अपनी एयरफोर्स को यूज़ करते हुए। उन्हें S-400 की भी शायद फिर ज़रूरत ना पड़े। मैं उसकी आपको कुछ वजूहत बताता हूँ। पहली बात तो जो यूरोफाइटर टाइफून है, ये एक बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन, एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट हर मैदान में राफेल को टक्कर देता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो BAE सिस्टम्स ने बनाया है, और जो BAE सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स बनाते हैं वो F-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी BAE कंपनी बनाती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसमें यूज़ किया गया यूरोफाइटर टाइफून में, वो कितना ख़तरनाक और कितना ज़बरदस्त होगा। और जहाँ तक स्पेक्ट्रा सिस्टम की बात है, तो नो डाउट स्पेक्ट्रा सिस्टम जो राफेल का है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है। लेकिन एक मिथ बनाई गई ओवरऑल
कि एक चीज़ हो, अगर आप बार बार किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ तरीके से इस चीज़ को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, तो लोगों के जहन में उसका एक इम्पैक्ट बन जाता है इंटरनेट पर, कि जब बार बार उस चीज़ को बंदा पढ़ता है तो बंदा यही समझ रहा होता है कि ये तो कोई यूनिक किस्म का सिस्टम है, या इसके मुकाबले का सिस्टम तो दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि मैं बताता चलूँ कि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है। और सेम एज अगर आप बाकी ममालिक को देखें तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की इतनी कोई ख़ास डिटेल्स कभी भी शाया नहीं करते। जैसे पाकिस्तान का KG 600 पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स यूज़ करता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है KG 600 पोर्ट का, ये इतना पावरफुल था कि 27 फरवरी को जो JF-17 थे उनको इंडिया के मिराई 2000 पूरी तरह अपने रेडार पर रीड नहीं कर पा रहे थे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये जो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझते। उसकी वजह क्या है कि उसके मुतल्लिका ज़्यादा मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। स्पेक्ट्रा सिस्टम के मतलब बहुत सी चीज़ें आपको इंटरनेट पर चूँकि लिखी हुई मिल जाएंगी, तो वो जहन में भी उसी तरह का इम्पैक्ट बन जाता है कि स्पेक्ट्रा सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जितने भी इस वक्त 4th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से कंपेटेबल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि राफेल का चूँकि स्पेक्ट्रा सिस्टम उसके बारे में हमने ये पढ़ा है तो वो बेहतर है। यूरोफाइटर टाइफून का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मैं इस वजह से बेहतर कहूँगा क्योंकि जो कंपनी इस सिस्टम को बनाती है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए सिस्टम बनाती है। वो इन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना रही है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने स्ट्रॉन्ग कितने पावरफुल सिस्टम्स होंगे। उसके अलावा जो इंजन यूज़ होते हैं वो यूरोजेट EJ-200 आफ्टर बर्निंग इंजन है, जिनकी ओवरऑल थ्रस्ट जो है राफेल के इंजन से कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा है। 60 किलो न्यूटन की ये ड्राई थ्रस्ट देते हैं, जबकि 90 किलो न्यूटन की आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट देते हैं। और हार्ड पॉइंट्स भी राफेल से ज़्यादा हैं यूरोफाइटर टाइफून के। यूरोफाइटर टाइफून में एक यूनिक बात ये है कि ये AIM-120 मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है, ये MBD मिटियोर वगैरह मिसाइल भी कैरी कर सकता है। और आने वाले वक्त में जो अपना नेक्स्ट जनरेशन BBR मिसाइल अमेरिका बना रहा है उसके बारे में भी प्लानिंग है कि उसे इस पर कैरी किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल, स्कैल्प EG मिसाइल, ब्रिमस्टोन मिसाइल, AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और स्पेयर 3 जो नेक्स्ट जनरेशन एक स्मॉल डायमीटर म्यूनिशन है वो भी इस पर कैरी की जा सकती हैं। और इसके कैप्टर ई रेडार के बारे में बताता हूँ। असल में तो सबसे पहले इस पर एक कैप्टर M रेडार लगाया गया था जो कि मैकेनिकली स्टीयर्ड रेडार था, लेकिन अब इसमें एक AES रेडार लगाया गया कैप्टर E। ये जो कैप्टर E है ये RB2 रेडार से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है। और कैप्टर E में TR मॉड्यूल्स भी राफेल के रेडार से ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि ओबियसली इसको ज़्यादा रेंज देगा। तो यहाँ अगर यूरोफाइटर टाइफून लेता है तो ओबियसली राफेल पर एज हासिल होगा टर्की को। और यूरोफाइटर टाइफून के बारे में एक फ़न फैक्ट बताता चलूँ कि इसमें ऑलमोस्ट 94 से 96% कंपोजिट इस्तेमाल हुआ है हर लिहाज से, बाकी 4 से 6% नॉर्मल एलुमिनियम अलॉय यूज़ किया गया है, जिससे इसका RCS भी काफ़ी कम हो जाता है। जहाँ तक रेडार की रेंज है, मैं रेडार की रेंज को ज़्यादा इलस्ट्रेट इस वजह से नहीं करता क्योंकि रेडार की रेंज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों की रेंज, जो राफेल है उसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है, इस जो यूरोफाइटर टाइफून है उसकी 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है, F-16 की भी 200 किलोमीटर के आसपास रेंज होती है। लेकिन जो रेडार की रेंज होती है वो आप किस बुलंदी पर उड़ रहे हैं, उस वक्त मौसम कैसा है, आप अपने दुश्मन को किस एंगल से देख रहे हैं, दुश्मन जहाज़ का RCS कितना है, बहुत से अवामल होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेडार की रेंज मुनहसर होती है, डिपेंडेंट होती है। रेडार की रेंज कभी भी एक जैसी नहीं होती। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल था, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।